हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं तक्षशिला और हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आपके 10th के इस चैप्टर के बारे में। और हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आज हम लास्ट मेथड देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज ये अगर हमने आज ये ख़त्म कर लेंगे स्पोर फॉर्मेशन, तो आपका सारा का सारा जो है मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी रहेगा, जो कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में या फिर ह्यूमंस के बारे में, और ये चैप्टर आपका फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, तो चलिए आज हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर क्या रहते हैं? स्पोर सीड के जैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल्स रहते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स, जो कि थिक वॉल से, ज़्यादातर थिक वॉल से प्रोटेक्टेड रहते हैं और डोरमेंट पड़े रहते हैं। डोरमेंट पड़े रहना मतलब इनएक्टिव रहना, ठीक है ना। ये जर्मिनेट होते हैं ना, ये कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब अच्छा कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, तो ये जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इन्हें स्पोर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पोर कहाँ पैदा हो रहे हैं। देखिए, even in many multicellular organisms, even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनमें भी हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं और वेजिटेटिव पार्ट देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, जिसका एक एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, जैसे कि राइजोपस। इसका नाम है राइजोपस और कॉमनली इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो कि आपके ब्रेड पे उग जाता है। अगर आपका ब्रेड बाहर ज़्यादा टाइम तक पड़ा है और ख़राब हो गया है, तो उस पर आपको रेशे जैसे कुछ धागे देखने को मिलते हैं। तो ये धागे क्या होते हैं? ये हाइफी होते हैं। क्या होते हैं? हाइफी ऑफ राइजोपस। हाइफी क्या है? ये एक वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, हाइफी एक वेजिटेटिव पार्ट है, ये हाइफी है। इन पर हाइफी के बीच बीच में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो क्या होते हैं, ये जो ऊपर है, इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर सेल डिवीजन की मदद से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और ये स्पोरेंजियोफोर है। ये जो नीचे डंडा है, ये स्पोरेंजियोफोर है, जिसपे स्पोरेंजिया आगे होती है। तो ये हाइफी है, ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। लेकिन ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया ही स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। तो ऐसे जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में बहुत, ये एक फंगाई है राइजोपस, ये बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट्स का। ठीक है, तो यही लिखा गया है। देखिए, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हाइफी जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in reproduction. ठीक है, ये बल्ब जैसे जो स्ट्रक्चर हैं गोल गोल, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द कहाँ गए हम? द blobs are sporangia which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individual. तो इस स्पोरेंजिया के अंदर कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर कुछ टाइनी सेल्स हैं, जिन्हें हम स्पोर कहते हैं। और ये स्पोर अच्छे कंडीशन के, फेवरेबल कंडीशन के आने पर एक नए राइजोपस या फिर नए इंडिविजुअल को जन्म दे देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है हाइफी। ठीक है, यह है हाइफी, इसे स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं। जो जिस पे लटका हुआ है, इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये है अंदर स्पोर्स हैं, ये है स्पोरेंजिया। ओके, ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये स्पोरेंजिया, ये सर्कल, और ये अंदर स्पोर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्स हैं। और कभी किसी कारण से ये बस्ट हो जाती है, या फिर खुद से भी ज़्यादा, जब इसके अंदर ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं तब ये बस्ट हो जाती है। बस्ट हो जाती है मतलब फट जाती है, और इसके अंदर के जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और कहीं जाके गिर जाते हैं। जैसे ही वहाँ फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। देखिए, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. ठीक है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। ये स्पोर्स
थिक वॉल से कवर होते हैं और जो स्पोर्स के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो अच्छे कंडीशन में आएंगे, जब उनको अच्छी कंडीशन लगेगी बाहर, मॉइस्ट कंडीशन जो कि उसके ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो, तभी वापस से जर्मिनेट होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे। तो ये था आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आपको बात याद रखनी है, ज़्यादातर हमें फंगाई में देखने को मिलता है। कुछ बैक्टीरियाज भी स्पोरुलेटिंग बैक्टीरियाज रहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, और अगर वो स्पोर भी फॉर्म करते हो तो उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके स्पोर के ऊपर जो है बहुत ही थिक वॉल रहता है। और हम जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, दवाई देते हैं, वो उस बैक्टीरिया को तो मार देती है लेकिन उनके स्पोर को नहीं मार पाती है। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपका बीमारी ठीक हो जाता है जब तक आप दवाई खाते हैं, लेकिन जब आपने दवाई खाना बंद किया तो स्पोर क्या देखता है कि अरे दवाई तो नहीं आ रही है, तो वो स्पोर क्या करता है, वापस से जर्मिनेट हो जाता है और वापस से बैक्टीरिया वापस से ब्लूम कर देते हैं और फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो स्पोरुलेटिंग बैक्टीरियाज को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ पे रिंग वॉर्म हो जाता है, रिंग वॉर्म भी एक फंगाई से होता है, छाले पड़ जाते हैं आपके हाथ पे, या दाग धब्बे आ जाते हैं हाथ पे। ठीक है, फंगाई की वजह से होता है वो भी, रिंग वॉर्म की वजह से। तो वहाँ क्या होता है, हमने दवाई लगाया तो वो जो दाग था वो चला गया, तो हमें लगता है ठीक हो गए हम, लेकिन वो स्पोर्स छोड़ के जाता है अपने। स्पोर्स क्या करते हैं, जब तक दवाई आप लगा रहे हैं तब तक चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे आपने दवाई लगाना बंद किया तो वो वापस से जर्मिनेट होके वापस से जो है डिसीज़ कॉज कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जितना कोर्स है उस दवाई का, उतना कोर्स पूरा करने के बाद ही दवाई लगाना बंद करना चाहिए, ताकि उसके स्पोर्स जो हैं वो भी मर जाएं। ठीक है, आगे देखिए, ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार आर फॉर अलाउ न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने जितने भी अभी तक रिप्रोडक्शन पढ़े हैं उनमें एक ही इंडिविजुअल पार्ट ले रहा है, दो इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं ले रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल पार्ट ले रहा है और उससे ही नए जनरेशन को पैदा किया जा रहा है, और इसीलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यूनिपेरेंटल है, ये एक ही पेरेंट की वजह से नई जनरेशन को ये नई जनरेशन बन रही है, इसके लिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आगे हम अगले लेक्चर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, कैसे होता है प्लांट्स में, कैसे होता है एनिमल्स में देखेंगे, तो आगे आने वाले लेक्चर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जितना मैंने मेथड सिखा दिया है सबको रिवाइज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।